बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं पता था कि जिस तरह मोहल्ले में कभी कोई वाक़या होता है और हम सब लोग हैरान होकर कहानी सुनते हैं, इसी तरह आज मेरे घर में भी इस तरह की कहानी बन जाएगी, और वो भी मेरे अपने भाई की हरकत की वजह से, जिसकी हमने शादी बड़ी मुश्किल से करवाई थी। लेकिन जब सुबह दरवाज़ा खोला तो उसके कमरे से उसकी बीवी मुर्दा हालत में मिली थी। हम लोग कभी भी इनके कमरे में नहीं जाते, लेकिन इनको सुबह सुबह जगाना था क्योंकि हमारे घर में एक रस्म थी और मैं ही आगे बढ़ी थी। मेरा नाम उज़्मा है, मैं दूल्हे की बहन थी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने का माहौल देख के हैरान रह गई। ऐसे लगा कि जैसे हमारे घर क़यामत आ गई है। अब सब लोग भाई से ही सवाल कर रहे थे, और अब जब इससे पूछा कि इसने ये सब कुछ क्यों किया, तो उसने ऐसी बात बताई कि हमने अपने कानों को हाथ लगा लिया। इसने कहा कि वो मुझे अपना मेरे भाई का नाम मंसूर था, और वो ऐसा इंसान था कि जिसको देख के मोहल्ले की बाकी लड़कियां और ख़ानदान की सब लड़कियां ये कहती हैं कि जिससे भी इसकी शादी होगी वो बड़ी ही खुशकिस्मत होगी, क्योंकि वो पढ़ा लिखा भी था और समझदार भी, और देखने में भी बहुत खूबसूरत था। लेकिन ये तो हम जानते हैं कि वो थोड़ा गुस्से वाला भी था, या यूं कहना बेहतर होगा कि उसूल परस्त था। आज उसकी शादी थी। शादी के लिए जब इससे पूछा गया कि तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है, हमें बता दो ताकि हम तुम्हारे लिए रिश्ता तलाश करें, तो उसने सिर्फ एक ही बात कही थी कि मुझे मेरी बात मानने वाली लड़की चाहिए। मेरी माँ ने कहा कि बेटा, लड़के कहते हैं कि दुबली हो, मोटी हो, गोरी हो, और तू कह रहा है कि बात मानने वाली लड़की चाहिए। अरे, किसी के मुंह पे थोड़ी लिखा होता है कि वो बात मानने वाली है या नहीं। मेरे भाई ने कहा कि ये तो आप लोगों ने देखना है, उस लड़की के बारे में पता करें, उसके माँ बाप से पूछें, क्योंकि हमसाए आपको सबसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी बात माने। बस मुझे और कोई मतलब नहीं है कि काली हो, गोरी हो, छोटी हो, मोटी हो, पतली हो, जैसी भी हो, बस मेरी बात मानने वाली फर्माबरदार बीवी हो, तो मैं इसे अपने सर आंखों पर बिठा के रखूँगा। मैं और मेरी माँ कभी भी ऐसे मामलात में नहीं पड़े थे कि हमारा एक भाई है, हम इसकी शादी करवाएंगे, कल को भाभी आएगी, ये इसका हो जाएगा, क्योंकि ये आजकल के मर्दों जैसा न था। उसे सबको उनके रिश्ते की हदूद में रखना आता था। उसने कह दिया था कि मुझे बस बात मानने वाली लड़की चाहिए। अब हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे कि कोई भोली सी मासूम सी लड़की तलाश की जाए, क्योंकि जो मासूम होगी वही बात मानेगी। और आजकल मासूम लड़कियां उनको समझा जाता है जो कम पढ़ी लिखी होती हैं। बस इसी तरह हमें एक लड़की मिल भी गई, जिसका नाम सायरा था। शक्ल सूरत की भी बुरी न थी, ज़्यादा हसीन और जमील लड़की न थी। बहरहाल प्यारी थी, मासूम थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी न थी, और इसके माँ बाप भी बहुत सीधे साधे मालूम हो रहे थे। बहनों में सबसे बड़ी थी, पूरे घर को संभालने वाली थी। हमें लगा कि बस जैसी लड़की चाहिए थी वैसी मिल गई, सो इसे ले आए। लेकिन आज जब शादी का दिन आ चुका था तो वो बिल्कुल ही चुप करके बैठी थी। हमारे ख़ानदान में लोग बहुत ज़्यादा थे। कुछ औरतें दुल्हन के पास आखिरी वक्त में बैठी थी। उसमें एक मेरी चाची भी थी जो अपनी बेटी का रिश्ता हमारे भाई से करना चाहती थी, पर उनकी बेटी बहुत ही ज़्यादा तेज़ तराज थी, इसलिए भाई ने इनके मुँह पर ही इनकार कर दिया। वो बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी सायरा के साथ, लेकिन जब मैं पास जाकर बैठी तो पता चला कि दुआएं ही दे रही थी। खैर, वो मेरी माँ के पास भी बैठी थी, और मेरी माँ ने मुझे एक अजीब सी बात कह दी। मेरी माँ ने कहा कि जब सायरा और मंसूर को एक साथ बिठाएंगे तो तुम पहले मंसूर को मिठाई खिलाना, और फिर वही वाली मिठाई सायरा को एक साथ बिठाएंगे तो तुम पहले मंसूर को मिठाई खिलाना, और फिर वही वाली मिठाई सायरा को खिला देना। मैंने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों? कहने लगी कि पागल, अगर वो अपने शौहर का जूठा खाएगी तो वो हमेशा उसकी गुलाम बन के रहेगी। मैंने कहा कि ये एक ऐसी बात है अम्मी, आप कब से ऐसी बातों को मानने लगी? या फिर शायद मेरी माँ पहले से ही ऐसी बातों को मानती थी, क्योंकि हमारे घर में तो पहली और आखिरी बहू थी, इसलिए मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ के दिमाग में भी ये बातें हैं। मेरी चाची कहने लगी कि हाँ, ऐसे ही होता है, और एक काम करना, इसको कुर्सी पे बिठा देना और मंसूर को कहना कि इसके सामने खड़ा हो। तुम लोग कह देना कि हमने तस्वीर बनानी है। बस मंसूर को इस तरह से इसके सामने खड़ा करना कि मंसूर का पूरा साया इसके ऊपर पड़ जाए। इस तरह से ये होगा कि इसका साया इस पे हमेशा पड़ा रहेगा और ये हमेशा दब के रहेगी।
मुझे इन सारी बातों पे गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि इन सारी बातों में कोई लॉजिक नहीं। वो तो भाई ने रिश्ते से इनकार कर दिया, वरना मैं भी इनकी बेटी को बहू बनाने को तैयार थी। इसके अलावा उन्होंने सायरा से भी 2-4 बातें की थी। क्या कहा था ये हमें नहीं पता, लेकिन वो दोनों अपने कमरे में चले गए और हम सब मेहमान सोने की तैयारी करने लगे। थोड़ी देर के बाद इनके कमरे से अचानक से ही कुछ अजीब सी आवाज़ आई। ऐसे लगा कि जैसे कोई बहुत भारी चीज़ ज़मीन पे गिरी है। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हम लोग सारे ही इस तरफ मुतवज्जो हो गए और परेशान भी हो गए। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि जाकर देखना चाहिए, मामला क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ इनके ऊपर ही गिर गई है, कहीं शोकेस तो नहीं गिर गया या फिर सिंघार मेज़ तो नहीं गिर गया। मेरी माँ ने कहा कि पागल, हम कैसे अंदर जा सकते हैं, तुझे तेरे भाई का पता है ना, हम दरवाज़ा पीटेंगे वो हमें पीटना शुरू कर देगा। छोड़, गिर गई होगी कोई चीज़, देख दोबारा तो कोई आवाज़ नहीं आई ना। तू ज़रा एक काम कर, वहाँ जाके ना खड़ी हो जा, थोड़ा सा कानों पे ध्यान रखना, सुनने की कोशिश करना कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन 5 मिनट बाद वापस आ जाना। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने ऐसे ही किया। मैं थोड़ी देर इनके कमरे के बाहर खड़ी रही, लेकिन बड़े ही तरीके से, ऐसे ना हो कि इनको पता चल जाए कि मैं बाहर खड़ी थी। अंदर से कोई आवाज़ ना आई तो मैं भी वापस आ गई। मुझे वैसे भी वहाँ खड़ा होना अजीब ही लग रहा था। खैर, मैंने आकर अपनी अम्मी को तसल्ली दे दी कि कुछ नहीं है, आप ठीक कह रही हैं, लगता है गलती से कोई चीज़ गिर गई होगी। सुबह हुई तो हमें सायरा भाभी के घर वालों की कॉल आई। उन्होंने कहा कि हम लोग 1 घंटे तक नाश्ता लेकर आ रहे हैं। मेरी माँ ने कहा कि आप लोगों को नाश्ता लेके आने की क्या ज़रूरत थी। खैर है, आप लोग नहीं लाते तो कोई मसला नहीं था, पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ भी रस्म है और आपने बताया था कि आपके यहाँ भी है, इसलिए हम लोग आ रहे हैं। मेरी माँ ने कहा कि हाँ चले ठीक है, मैं फिर बच्चों को तैयार करवाती हूँ, वो अभी तक सो रहे हैं, आप लोग आ जाएं। मुझे मेरी माँ ने कहा कि जाके वो अभी तक सो रहे हैं, आप लोग आ जाएं। मुझे मेरी माँ ने कहा कि जाके भाभी और भाई को जगा दे और भाभी को कह के उनके घर वाले नाश्ता लेकर आ रहे हैं, जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाए और थोड़ी तैयार होने में मदद भी करवा देना। मैंने कहा कि ठीक है। मैं जब कमरे पे दस्तक दे रही थी तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद भाई उठा और अभी तक नींद में लग रहा था। मैंने कहा कि भाई, आपके कपड़े बैठक वाले बाथरूम में रख दिए हैं, आप वहाँ जाके तैयार हो जाए, हमने भाभी को तैयार करना है, उसमें वक्त लगेगा। तो कहने लगा कि हाँ ठीक है, अंदर ही है तुम्हारी भाभी, जाओ। मैं कमरे में चली गई और मेरा भाई दरवाजे से ही बाहर निकल गया। उसके कपड़े सब कुछ बैठक में तैयार रखा था। मैंने कहा कि पहले भाभी से पूछ लेती हूँ कि उठ जाएं, नहा धो लें, उसके बाद मैं अपनी एक कज़न को बुला के लाती हूँ जिसने इनका थोड़ा बहुत मेकअप करके इनको तैयार करना था। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि भाभी तो बिस्तर पर बेसद पड़ी है, तो मुझे जगाते हुए थोड़ी सी हिचकिचाहट भी हो रही थी। खैर, मैंने इनको जब हाथ लगाया तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं भी घरेलू सी लड़की थी, मैंने कोई इतने ज़्यादा फिल्म या ड्रामे नहीं देखे हुए थे कि मुझे फ़ौरन से पता चल जाता कि क्या मामला है। मैं इनको जगा रही थी पर वो जाग नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद जैसे ही मैंने इनको अपनी तरफ पलटा तो मेरी चीखें नीचे गेट पे खड़े लोगों ने भी सुनी। सब लोग पागलों की तरह भागते हुए आए और जब ये मामला देखा तो वो लोग भी हैरान रह गए, क्योंकि भाभी इस दुनिया में ना थी, वो इस दुनिया से जा चुकी थी। वो जिंदा न थी, उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। हम सब लोग हैरान रह गए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। इसके जिस्म पे ना तो कोई चोट थी और ना ही कोई जख्म था। वो अभी भी दुल्हन के कपड़ों में थी। उसकी तो अंगूठियां भी उसकी उंगलियों में थीं, चूड़ियां भी, और यहाँ तक कि माथे पे लगा हुआ टीका भी अभी तक अपनी जगह पर ही था। इसका क्या मतलब था? ये हम सब लोग यहाँ से ही चली गई। हमारे घर में तो जैसे कयामत आ गई थी। अभी इस खबर से उभरे नहीं थे कि इनके माँ बाप और बहनें भी घर में दाखिल हुई, और आते ही जब अपनी बेटी के बारे में पूछा तो हम लोगों की जुबानें बंद हो गईं। क्या जवाब देते उनको कि वो बेटी जिसको कल उन्होंने हमारे साथ हमारे भरोसे पे रुखसत किया, हमारे साथ भेजा, आज वो इस दुनिया से जा चुकी है और हमारे घर में उसकी मैयत पड़ी हुई है। मेरे एक मामू डॉक्टर थे, वो भी बाहर के मुल्क से उस शादी को अटेंड करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने देखा और उन्होंने ही कंफर्म किया था कि लड़की तो इस दुनिया में नहीं है। मेरा भाई अभी तक बैठक में तैयार हो रहा था। जब वो बाहर आया तो सामने मंजर ही कुछ और था। सब लोग उसकी तरफ बढ़े, यहाँ तक कि मेरी भाभी के अब्बू भी। वो फौरन उसकी तरफ बढ़े और कहा कि क्या किया है तुमने मेरी बेटी के साथ?
तुमने उसे जान से मार डाला। वो लोग हमसे निढाल थे। उसकी माँ तो बेहोश हो गई थी और बहनों की तो जैसे हालत देख के रोना आ रहा था। हमारी भाभी रोना आ रहा था। हमारी भाभी थी, अभी तक इसे हमारे घर में आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे। हमने उसके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा था, लेकिन फिर भी आंखों में आंसू आ गए कि वो कैसे इस दुनिया से चली गई। वो तो जवान जहान थी, अभी इसकी शादी हुई थी, दुल्हन के कपड़ों में ही मलबूस थी। फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? जब मेरे भाई को पता चला तो वो भी हैरान रह गया। उसकी हैरानगी हम सबसे ज़्यादा थी और उसके चेहरे पे भी लिखा था कि इसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। लेकिन वही था जो कमरे में मौजूद था, उसी ने वहाँ पे सारी रात गुजारी थी। अभी सवाल जवाब तो वही दे सकता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो इस दुनिया से ही चली गई। वो कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं ठीक ठाक छोड़ के गया हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक थी, सो रही थी आराम से। मैंने कुछ नहीं कहा इसको, लेकिन जो मेरे मामू थे उन्होंने कहा कि देख के तो ऐसे लग रहा है कि जैसे 7-8 घंटे से ये इस दुनिया से। मेरी माँ ने मेरे भाई की तरफ देखा और कानों को हाथ लगा लिया। उन्होंने कहा कि तुझे क्या कहें, ये क्या किया है तूने? तू ही जवाब देगा, तू ही बताएगा, क्योंकि अब तेरे से ही सारे लोग सवाल करेंगे, तुझ पे ही मलबा गिरेगा। बता तूने क्या किया बेटा, क्या किया है तूने? वो कहने लगा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी शक्ल से लग रहा था कि वो कुछ परेशान सा लग रहा था। सोच सोच के बोल रहा था, जैसे इसे पता था कि इसने क्या किया है। मेरी भाभी के माँ बाप ने कहा कि हम पोस्टमार्टम करवाएंगे, उसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे घर की बेटी, हमारी औलाद इस दुनिया से चली गई, आप लोगों के घर में हुआ है ये सब कुछ। नहीं बख्शेंगे हम, पर्चा करवाएंगे आपके बेटे पे। वो लोग तो वहाँ से मैयत को लेकर चले गए। मेरी माँ ने कहा कि बहू थी मेरी, उसकी मैयत को उधर ही रहने दो, हम करेंगे कफन दफन। तो मेरी भाभी की माँ ने कहा कि आपने और आपके बेटे ने जो करना था वो कर लिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ही वो लोग भाई को और मेरी माँ को बुला रहे थे। मैं भी साथ चली गई। वहाँ पे उन्होंने मेरे भाई को जेल में बंद कर दिया और कहा कि जब तक पता नहीं चल जाता कि लड़की क्यों और कैसे इस दुनिया से गई है, तब तक तुम पुलिस की हिरासत में ही रहोगे। कितने बुरे हालात थे कि अभी तो हमने भाई के सर पे सेहरा बांधा था और अब वो सुलाखों के पीछे खड़ा था और प्यार से लाई हुई भाभी इस दुनिया से जा चुकी थी। पोस्टमार्टम हो गया। उन्होंने कहा कि 3-4 घंटे बाद रिपोर्ट देते हैं। तब तक भाभी को भी गुस्ल वगैरह देकर उनकी आखिरी आरामगाह यानी कि मट्टी के हवाले कर दिया गया। ये सब कुछ करते करते तकरीबन शाम हो गई। भाई अभी तक जेल में था। वो लोग इससे बात भी नहीं करने दे रहे थे। शादी में बहुत सारे लोग आए हुए थे जो हमारी मदद करने के लिए पेश थे, यानी कि मर्द हजरात आगे पीछे फिर रहे थे। पर जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती थी, कोई कुछ नहीं कर सकता था। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो सब लोग हैरान रह गए। उसके हिसाब से भाभी के सर पे बहुत ही अंदरूनी चोट लगी थी, यानी इसका सर किसी चीज़ से बुरी तरह टकराया था, जिसकी वजह से वो इस दुनिया से चली गई। सब लोग मेरे भाई की तरफ ही देख रहे थे। पुलिस ने भी इनको एक साइड पे बिठा लिया और कहा कि सीधा सीधा बता दो क्या किया है, नहीं तो हमें गुलवाना आता है। सच सच बता दो बात क्या है। हमारे कुछ लोग जानने वाले थे, इसीलिए वो अभी तक भाई को हाथ भी नहीं लगा रहे थे और उन्होंने बड़ी तमीज़ से पूछा था। मेरी माँ ने कहा कि बेटा जाने वाली तो चली गई, फिर सब सच सच बता दे, नहीं तो तेरी ज़िंदगी अज़ाब हो जाएगी। उसने कहा कि ठीक है मैं बताता हूँ, और उसने फिर हम सबको जो बात बताई वो सुन के हम लोग हैरान रह गए। वो कहने लगा कि जब मैं कमरे में आया तो ये घूंघट किए बैठी थी। मैं बहुत खुश था कि मेरी शादी हो गई है, मेरी बीवी है, हम लोग अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे, फरमाबरदार बीवी चाहिए। ये शक्ल से भी ऐसी लग रही थी, इसलिए मैं खुश था। लेकिन जैसे ही मैंने इसका घूंघट उठाया, इसने मुझसे कोई बात ना की। मैंने इसको सलाम किया तो इसने सलाम का जवाब दे दिया। मैंने कहा तुम्हारे लिए मुँह दिखाई का तोहफ़ा लाया हूँ, तो कहने लगी कि मुझे किसी तोहफे की ज़रूरत नहीं है। ना तो ये मेरी तरफ देख रही थी और ना ही मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। मेरे से नज़रें तक नहीं मिला रही थी, बस नीचे ही देख रही थी। अब आप खुद बताएं कि ऐसे अगर दुल्हन की हरकतें हों तो दूल्हे के दिमाग में क्या आएगा। हमारे एक रिश्तेदार ने कहा कि इसका मतलब कि लड़की की शादी ज़बरदस्ती की गई थी, लगता है किसी और को पसंद करती थी, तभी तो इस तरह से पेश आ रही थी। लड़की की माँ बाप कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बेटी तो बिल्कुल ऐसी न थी,
वो तो घर में भी बहुत चुप चुप रहती थी। उसने तो कभी अपनी पसंद का जोड़ा नहीं मांगा। वो किसी को भी पसंद नहीं करती थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बेटी इस दुनिया से चली गई है। इस पे तोहमत और इल्ज़ाम ना लगाएं। तब मेरे भाई ने कहा कि नहीं, बात मुझे कुछ ऐसी नहीं लग रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे उखड़ी उखड़ी थी। लेकिन मैं मर्द था, मैंने ही उससे बात करनी थी। मैं भी चुप करके बैठ जाता तो बात आगे कैसे बढ़ती। इसलिए मैं इसे बड़े प्यार से बात कर रहा था कि लगता है कि आप थक गई हैं। और फिर इसने मुझसे बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी और कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे नींद आ गई है और मैं कपड़े बदल के सोना चाहती हूँ। मैं इसका मतलब समझ गया। मैंने इसे कहा कि थोड़ी देर मेरे साथ बैठो, बातें करते हैं। लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं मान रही थी। वो इस कदर बदतमीज़ और उखड़ी हुई लड़की लग रही थी कि मुझे गुस्सा आ गया। और जब इसने मुझसे ज़्यादा बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मैंने इसे हल्का सा धक्का दिया और कहा कि जाओ, फिर जाकर सो जाओ। और मुझे ऐसे लगा कि जैसे इसका सर दीवार के साथ लगा है, लेकिन इतनी ज़ोर से नहीं। मुझे अपने किए पे शर्मिंदगी हुई। मैंने सोचा कि सुबह माफ़ी मांग लूँगा और उसके बाद वो फ़ौरन ही सो गई। उसके अलावा ना तो कोई बात है और ना ही मैं आपसे और कोई बात करना चाहता हूँ। बस मुख्तसर ये बताऊँगा कि वो मुझे मेरा हक़ देने के मूड में ना थी। मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने इसे धक्का दे दिया। बस इतनी सी बात है। मैं सोफ़े पे सो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और भी बहुत सी बातें आई थीं। हमारा भाई बिल्कुल सच बोल रहा था, लेकिन इसे ये अंदाज़ा न था कि इतने से धक्के की वजह से इसका सर इतनी ज़ोर से लगा कि वो इस दुनिया से चली गई। अब ये सब कुछ हुआ तो उस धक्के की वजह से ही था। मामला गड़बड़ हो गया था। भाई का केस फंस गया था और उलझ गया था, क्योंकि लड़की के माँ बाप बार बार कह रहे थे कि इसने हमारी बेटी को धक्का दिया, इसी ने मारा है, हम अपना केस वापस नहीं लेंगे। करते कराते बात आगे बढ़ने लगी। दिन गुजरने लगे और बात यहाँ तक आ गई कि अगर वो लोग माफ़ कर देते हैं तो फिर मामला हल हो जाएगा। उन लोगों ने पहले तो बिल्कुल भी, लेकिन फिर कहा कि बात को समझें, आपकी बेटी के साथ हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ एक हादसा था जो किसी के साथ भी हो सकता है। आपकी बेटी की भी किस्मत बुरी थी और हमारे बेटे की भी। लगता है किसी की नज़र लग गई थी। बहुत मुश्किल से उनको समझाया और पूरे 1 साल के बाद उन्होंने अपना केस वापस ले लिया। हमारे भाई को माफ़ कर दिया। इस 1 साल में मेरा भी रिश्ता तय हो गया और मेरी भी शादी होने वाली थी। जब मुझे पता चला कि मेरी भाभी इस दुनिया से क्यों गई थी, जी हाँ, जब मेरी अपनी शादी होने वाली थी, तब मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरी भाभी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो इस मुकाम पर इस हद तक पहुंच गई थी। दरअसल इनके साथ जो हुआ था वो मेरे साथ भी होने वाला था और हर लड़की के साथ होता है। हर लड़की को इस तरह की बातें की जाती हैं जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी के पहले दिन ही इस तरह का रवैया अपना लेती है कि इसके शौहर को गुस्सा आ ही जाता है। और हमारे भाई की दुखती रग थी कि अगर कोई इसकी बात नहीं मानता था तो उसे गुस्सा आ जाता था। इसलिए शायद मामला ज़्यादा बिगड़ गया। दरअसल बात ये थी कि मेरी भाभी सायरा और मेरा भाई उन्हीं 2 रवैयों का शिकार हो गए थे जो हमारे माशरे में बहुत आम है, यानी कि शादी की रात दुल्हा और दुल्हन को मशवरे देना। वो जो मेरी चाची मेरी मरहुमा भाभी के पास बैठी थी, ये सब उन्हीं का किया धरा था। अब दुनिया की कोई भी जेल, कोई भी कानून इनको सज़ा नहीं दिलवा सकता था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मशवरा दिया था और हम लोग इसी तरह लोगों को तो सिर्फ मशवरा देते हैं, लेकिन कभी कभी वो मशवरा इनकी जान तक ले जाता है। यही हुआ था मेरी भाभी के साथ। इनको इनके घर से भी और हमारे घर से भी ये मशवरे दिए गए थे कि आपने पहली रात अपने शौहर को अपने करीब नहीं आने देना, उसको उसका हक नहीं देना, उसको तड़पाना तरसाना है तो वो सारी ज़िंदगी आपके साथ अच्छे तरीके से रहेगा और कभी आपके सामने सर नहीं उठा सकेगा। ये वही बात थी कि भाई का जूठा भाभी को खिला देना, भाई का साया भाभी पे पड़वा देना, मेरे घर में ये बहुत हो रहा था, लेकिन मुझे ये सब कुछ बचकाना लग रहा था और ये सब छोटी छोटी हरकतें थी। मुझे नहीं पता था कि इसका नतीजा इतना बुरा होगा। मेरी चाची और मेरी माँ दोनों के दिमाग में ये खन्नास भरा हुआ था। मेरी माँ अपने बेटे की तरफ थी, लेकिन मेरी चाची क्योंकि मेरे भाई से अपनी बेटी का रिश्ता कराना चाहती थी, इसलिए उन्होंने गलत मशवरा दिया। और मेरी भाभी के घर वालों में से भी बहुत सी औरतों ने इनको यही समझा बुझा कर बेचा था कि पहली रात शौहर से अच्छे तरीके से बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो बात करें उसका जवाब ही नहीं दो, उससे नजरें ही नहीं मिलानी, इसको पता चले कि तुम कितनी गुस्से वाली लड़की हो। और उधर भाई को उनके दोस्तों ने, मेरी कज़नों के शौहरों ने
चाचू, मामू, फूफा सब ने मिलकर ये मशवरा दिया कि जाते ही बीवी पे रोक डालना और इसे अपने रोब में ले लेना। और मेरे भाई का मसला ये था कि जब कोई उसकी बात नहीं मानता था तो उससे गुस्सा आ जाता था। पहली रात अपनी बीवी को इस तरह से धक्का देना भी कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे कोई नहीं करता, लेकिन वो तो फिर मेरा भाई था और उसने मजबूर होकर उसे हल्का सा धक्का दे दिया। लेकिन वो धक्का इतना खतरनाक साबित हुआ कि भाभी इस दुनिया से चली गई। लेकिन इसे ऐसा करने पर मजबूर करने वाले कौन थे? यही लोग थे जो अब कह रहे थे कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। हमें क्या पता। और आज जब मैं खुद दुल्हन बनी बैठी थी तो मुझे भी बिल्कुल इसी तरह की बातें बताई जा रही थी। मैं अपने घर रुखसत हो गई। उसके बाद जब वापस आई तो मैंने अपनी माँ और चाची से पूछा कि ये सब कुछ आप लोगों ने ही कहा था भाभी से, तो वो मान नहीं रही थी। जब मैंने उनको कहा कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है तो वो कहने लगी कि लो, यूं थोड़ी होता है कभी किसी के साथ। हमने तो सिर्फ मशवरा ही दिया था और उसके भले के लिए ही दिया था। लेकिन वही बात कि उनके मशवरों की वजह से मेरा भाई भी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत में फंस गया और मेरी भाभी तो बेचारी इस दुनिया से ही चली गई। भाई ने अभी तक शादी नहीं की। अब उसकी शादी का नाम लेते हैं तो वो घर में लड़ाई झगड़े, उससे कोर्ट मैरिज कर लूँगा और उसे अलग घर में रख लूँगा। मुझे आप लोग मेरे हाल पे छोड़ दें। जब वो इस तरह की बातें करता है तो मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रोती है। लेकिन मैं अपने घर की हो गई हूँ और हाँ, मैंने इनके दिए हुए किसी भी मशवरों पे अमल नहीं किया, ना अपने घर वालों के और ना ही अपने ससुराल वालों के। मैंने अपने शौहर को भी ये किस्सा सुनाया और उसने भी कहा कि मैं तो पहले से ही किसी की इस तरह की फजूल बातें सुनने वालों में से हूँ ही नहीं, जिनका कोई लॉजिक ही नहीं होता। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ और अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अभी भी आंखों के सामने जब सायरा भाभी का मासूम चेहरा आता है, वो कितनी खुश थी, कितनी खूबसूरत लग रही थी, तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता है। आज अगर वो जिंदा होती तो उनकी ज़िंदगी भी अच्छी होती। मेरा भाई बुरा इंसान नहीं था, थोड़ा सा गुस्से वाला था। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।